Hello students, this is the YouTube channel of Supreme 60 and I am Suresh Bajpayee teaching you electrostatic, the most important and most interesting chapter of physics, 12th class physics. Clear? तो अभी तक जो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी वो गॉस लॉ की हमने बात करी थी, ठीक है। मीन्स हमने ये देखा था कि एक क्लोज सरफेस है अगर, और उस क्लोज सरफेस से अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, एक क्लोज सरफेस है अगर और उस क्लोज सरफेस से हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए है तो हमें उसके अंदर का चार्ज पता होना चाहिए। क्लियर? मीन्स कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब उससे जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी जीरो। क्लियर? मीन्स जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस से, वो जिस चीज पे डिपेंड कर रहा है वो है उसके उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है। क्लियर? आउटसाइड के चार्ज से कोई मतलब नहीं होता, उस सरफेस के अंदर, उस सरफेस के इंटीरियर में कितना चार्ज प्रेजेंट है इस बात से मतलब होता है। क्लियर स्टूडेंट? मतलब कि अगर आप जो बाहर चार्जेस हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, ठीक है, या फिर उनका अरेंजमेंट चेंज कर दो, या फिर उन चार्ज का नंबर चेंज कर दो। क्लियर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, उस क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाइस हम जानते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमें क्या बताता है, वो हमें सिंपल सी एक चीज बताता है, दैट इज द नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गोइंग आउट ऑफ द सरफेस माइनस कमिंग इन। तो जब कोई भी चार्ज अंदर नहीं होगा तो जितनी बाहर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उतनी ही अंदर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोइंग आउटसाइड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग इनसाइड, जो है ये जो क्वांटिटी है ये जीरो हो जाएगी, और यही क्वांटिटी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स देती है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली में हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गोइंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस, क्लियर, माइनस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्लियर? तो अगर जैसा कि हमने गॉस लॉ स्टार्ट करने के पहले तीन पिक्चर्स देखी थी, उन तीन पिक्चर से मैंने कहा था पूरा गॉस लॉ इसी से आपको समझ में आ जाएगा, पूरा गॉस लॉ इन तीन पिक्चर से आप समझ जाओगे। क्लियर? तो उन तीन पिक्चर्स के बारे में हमने बात करी थी, एक में अंदर कोई भी चार्ज नहीं रखा था, और एक में अंदर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा था, और दूसरे में मैंने एक नेगेटिव चार्ज रखा था। तो जो थर्ड वाले में मैंने एक नेगेटिव चार्ज रखा था। तो जो सेकेंड वाला केस था जिसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा था, उसमें जो आउटवर्ड फ्लक्स था, मींस आउटवर्ड फील्ड लाइंस थी वो ज़्यादा हो जा रही थी, और जो इनवर्ड फील्ड लाइंस आ रही थी, मतलब जो अंदर की तरफ फ्लक्स जो फील्ड लाइंस आ रही थी वो कम हो जा रही थी, जिसकी वजह से जो नेट फ्लक्स था उस सरफेस का वो पॉजिटिव हो गया था। क्लियर? इसी तरीके से जब मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया था तो अंदर आने वाली फील्ड लाइंस बाहर जाने वाली फील्ड लाइन से ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से जो उस केस में फ्लक्स आया था, जो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था, दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है? तो वहां से हमने कंक्लूड किया था, गॉस लॉ पे हम आ गए थे कि भाई अंदर जो चार्ज है उस पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा, और फिर वहां से एक एक्सप्रेशन हमारा आया था दैट ई डॉट डी एस का जो सरफेस इंटीग्रल होता है गाइस, ई डॉट डी एस का जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू एंक्लोज्ड, मींस उस सरफेस में कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होती है। क्लियर? तो ये तो बात हम कर चुके थे। उसके बाद हमने गॉस लॉ के 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। क्लियर? जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कि गॉस लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस यूज हो रहा है, जो ई है यहाँ पे, ये ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई स्टूडेंट्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होइएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर जो चार्ज रखा है सिर्फ उसकी वजह से है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मींस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आउटसाइड चार्जेस एंड इनसाइड चार्जेस। लेकिन हमको पता है कि जो आउटसाइड चार्जेस हैं उनकी वजह से जो नेट फ्लक्स है वो भी जीरो है। ठीक है? तो जो नेट फ्लक्स होगा वो इनवर्ड वाले चार्जेस की वजह से ही होगा। क्लियर? जो वो इनसाइड वाले चार्जेस की वजह से होगा। क्लियर? जो और जो बातें हमने इसमें करी थी वो ये थी कि अगर आप इनसाइड चार्जेस जो रखें, जो सरफेस के अंदर चार्ज रखें, उन चार्जेस को अगर आप डिस्टर्ब करते हो, उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हो, तो फ्लक्स पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फ्लक्स पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा जब तक आप जो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज हैं उनके मैग्नीट्यूड को कम ज़्यादा नहीं करते हो, मतलब उससे चार्ज कोई बाहर निकाल नहीं लेते हो या फिर कोई उसमें चार्ज रख नहीं देते हो, तब तक फ्लक्स में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाइस जो भी चार्जेस अंदर हैं उनकी वजह से फ्लक्स उतना ही रहेगा। क्लियर? हाँ, आप
अरेंजमेंट अगर इधर उधर कर रहे हो, चार्जेस को अरेंज अलग तरीके से कर रहे हो, तो जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो चेंज कर जाएगी, वो चेंज कर सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी भी उतना ही रहेगा। क्लियर? इसी तरीके से अगर आप बाहर के चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज करते हो तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये सब बातें गॉस लॉ के बारे में हम कर चुके थे। उसके बाद हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे हम आए थे। ठीक है, हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? एक पॉइंट चार्ज की वजह से उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने गॉस लॉ की मदद से निकाल के देखी थी। ये हम पहले भी कर चुके थे, लेकिन इस बार हम गॉस लॉ की मदद से ये करने वाले थे। ठीक है, तो अब हम आज का डिस्कशन थोड़ा और अच्छा करने वाले हैं। क्लियर? हम और गॉस लॉ को समझने वाले हैं, गॉस लॉ को कैसे यूज करना है, हम आज इसकी और प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर? उसके बाद आज हम बहुत अच्छे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्लियर? आज का लेक्चर गॉस लॉ पे ही है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गॉस लॉ के और एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ प्लेन शीट। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ प्लेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स की बात आज हम करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? उसके बाद हम आज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ शेल की बात करेंगे, इनसाइड सरफेस पे और आउटसाइड। शेल मींस हॉलो स्फीयर। क्लियर? तो इस हॉलो स्फीयर की वजह से इसके अंदर, इसकी सरफेस पे और इसके बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखने वाले हैं कि क्या होगी। उसके बाद हम बात करेंगे सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर की वजह से उसके अंदर, उसकी सरफेस पे, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। क्लियर? उसके बाद हम आज गॉस लॉ के अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर से वही चीज़ है कि जब न्यूमेरिकल लगवाए जाएं, ठीक है, तो वीडियो पॉज करें, खुद से ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन पे आएं। ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं। ठीक है, और आई होप दैट कि आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होगे। गाइस, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? रिवीजन के लिए भी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई के लिए तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जो लोग कॉम्पिटिशन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं वो भी नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, वो नोट्स जो बनाते हुए चलें, और जो लोग सीबीएसई के लिए ये वीडियो देख रहे हैं वो भी नोट्स बनाते हुए चलें। क्लियर? और जो थर्ड थिंग मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा वो प्री रीडिंग्स हैं आपकी। आप प्री रीडिंग्स जो है अपनी आई होप कि करते हुए चल रहे हो। ठीक है, तो अगर नहीं कर रहे हो तो प्री रीडिंग्स करके वीडियो देखो। ठीक है, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ओके गाइस, तो आज के कंसेप्ट पे हम वापस आते हैं अपने। ठीक है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, उसमें सबसे पहला केस है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो जैसा कि आपको यहाँ पे एक शीट दिख रही है, एक शीट एक बहुत पतली सी एक प्लेन है। क्लियर? जिसमें जो सिर्फ 2D प्लेन है। क्लियर? तो जो इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो आपको सिग्मा दी गई है, प्लस सिग्मा होगी है। ठीक है, तो अब आपको इस शीट की वजह से सपोज अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखता हूँ शीट का, मतलब इस शीट को अगर मैं साइड से देखने की कोशिश करता हूँ तो ये शीट कुछ इस तरीके से दिखेगी, क्योंकि ये शीट इनफाइनाइट शीट है स्टूडेंट्स। ये शीट इनफाइनाइट शीट है, मतलब ये बोर्ड को पूरी तरह से कवर कर लेगी, बोर्ड के बाहर भी होगी। क्लियर? लेकिन हमने शीट का सिर्फ इतना पार्ट ही दिखाया है आपको। ठीक है, तो अगर हम इस शीट को साइड से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो ये हमें कुछ इस तरह की दिखेगी। क्लियर? इनफाइनाइट का। अब आपको क्या करना है, आपको इस शीट से स्टूडेंट्स r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको इस शीट से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का जो मेथड है, जो गॉस लॉ का मेथड है, वो वही है कि आपको जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वहां पे आप गॉसियन सरफेस लोगे। क्लियर? गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है। क्लियर? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वहां पे हम एक सरफेस ले लेते हैं और उस सरफेस के अबाउट हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान रहे, ये सरफेस हम इस तरीके से लेते हैं कि पूरी सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगभग कांस्टेंट आ जाए, जिसकी वजह से जब हम गॉस लॉ यूज करेंगे तो ई डॉट डी एस का जो सरफेस इंटीग्रल होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट है तो वो अपने आप बाहर आ जाएगी। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम गॉसियन सरफेस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट वी कम टू द टॉपिक। स्टार्ट। So here we have to select the Gaussian surface like this. There is a cylinder, clear, of length 2r, means ये डिस्टेंस भी r हो जाएगी क्योंकि आपको शीट से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है।
तो हमने एक 2r लेंथ का एक सिलेंडर ले लिया है, ठीक है, जिसमें से आगे वाली लेंथ भी r है और पीछे वाली लेंथ भी r है. क्लियर? लेट इट टू बी x. वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x. So this will be x, this will be x, and this will also be x. Clear student? And let the radius of this cylinder be r. अब सही है ना? तो रेडियस जो है सिलेंडर की वो हम r ले लेते हैं. क्लियर? r will be the radius. ठीक है? अगर इस फिगर को हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये फिगर कुछ इस तरीके से दिख जाएगा. ये फिगर कुछ इस तरीके से नजर आएगा. Clear? That this distance will be x and this will also be x, and the radius of this cylinder is r, as we know. Clear? So now we have to find the electric flux across this Gaussian surface. I hope that the method of taking Gaussian surface is very much clear to you. अगर अभी आपको Gaussian surface लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ कवर अप हो जाएगी. क्लियर? बस समझने वाली बात ये है कि ये हमारी Gaussian surface है. क्लियर? अब हमको इस सरफेस के अराउंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है. तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के पहले हम जरा इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर लेते हैं, है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट जो होगी, ये एक प्लेन शीट है भाई, है ना. तो ये एक प्लेन शीट है. इस प्लेन शीट की वजह से, जिसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, गॉस लॉ को यूज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता होना चाहिए, है ना. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायरेक्शन ही नहीं पता होगी तो हम गॉस लॉ लगाएंगे कैसे? क्योंकि भाई उसमें तो E डॉट ds होता है ना, E डॉट ds, where E is the electric field vector and ds is the area vector. and डॉट का मतलब है कि cos थीटा आएगा और थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल. अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो हमें पता है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन नहीं पता होगा तो हम गॉस लॉ कैसे लगा पाएंगे स्टूडेंट्स? क्लियर? तो गॉस लॉ हम वही यूज करेंगे जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो एटलीस्ट पता हो. क्लियर? आप जानते हैं कि जो हमने पिछली बार जो दो हमने एप्लीकेशन देखे थे गॉस लॉ के, उन दोनों में ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एज्यूम कर लिया था, कंसिडर कर लिया था. ठीक है, कि हमें वो पता है. तो इस बार भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं. आप खुद समझ रहे हो कि ये एक प्लेन शीट है और इस प्लेन शीट से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर टू द शीट होगी और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी. क्लियर? मतलब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड टू द प्लेन. ठीक है? और अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये शीट है. क्लियर? एक्चुअली ये शीट है. ठीक है, ये आपको वायर लग रहा है लेकिन ये वायर नहीं है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है इस शीट का. मतलब ये इनसाइड, ये इस तरह से शीट है स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, ये इस तरह से एक शीट है. क्लियर? तो इसमें आपको इस शीट में आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो स्टूडेंट्स आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होंगी. क्लियर? इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि चार्ज जो है शीट में दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ये जो चार्ज आपको दिख रहा है एक्चुअली ये एक साइड नहीं है. ये जो चार्ज आपको दिख रहा है शीट पे, ये एक साइड नहीं होगा, ये दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ठीक है? आधा इधर आधा इधर. तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो दोनों साइड होगी. क्लियर है? इस तरह से, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ शीट हो जाएगी. तो अब स्टूडेंट्स, अगर आपको इस सिलेंडर से, इस गॉसियन सरफेस से आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है, तो आप खुद समझिए कि भाई ये सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस में जरा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस डायरेक्शन में है. लेकिन अगर हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं, तो वो जो एरिया वेक्टर है वो इस कर्व्ड सरफेस के लिए रेडियली आउटवर्ड होगा. क्लियर? और इन फ्लैट सरफेस के लिए, इस फ्लैट सरफेस के लिए राइटवर्ड होगा और इस फ्लैट सरफेस के लिए लेफ्ट डायरेक्शन में होगा. इज इट क्लियर? तो जैसा कि ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि भाई सिलेंडर है, अगर एक सिलेंडर है तो उसकी वजह से जो एरिया वेक्टर होगा कर्व्ड सरफेस के लिए रेडियली आउटवर्ड होगा और फ्लैट सरफेस के लिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जैसा कि हमेशा होता है. क्लियर? तो एरिया वेक्टर की काफी बात हो चुकी है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में ही है. इसके लिए जो जब हम राइट में देखेंगे तो राइट वर्ड है और जब हम लेफ्ट में ऑब्जर्व करेंगे तो लेफ्ट वर्ड है, प्लेन शीट की वजह से. तो अब हम आते हैं जरा अपने गॉस लॉ पे. ठीक है? तो गॉस लॉ सिंपल मैं पहले स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, दैट इज E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू Q एंक्लोज्ड
Q enclosed upon एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ये तो अपना गॉस लॉ हो गया सिंपली। क्लियर? अब आप खुद समझिए कि आपको इस गॉसियन सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो हम इस सरफेस को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, है ना। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक ये फ्लैट सरफेस हो जाएगी, दूसरी ये कर्व्ड सरफेस हो जाएगी, और थर्ड इज दिस फ्लैट सरफेस। क्लियर? तो 3 सरफेस हमने अलग अलग कर दी। अब इस 3 सरफेस पे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। जल्दी से फाइंड आउट कीजिए, ये क्वेश्चन हम पहले भी एक बार लगा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आई होप दैट मोस्ट ऑफ यू हैव डन दिस। क्लियर? समझते हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस बार वो क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। क्लियर? इस तरीके से आप निकाल सकते हो। या फिर अगर हम बात करें तो जो कर्व सरफेस है उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा स्टूडेंट्स, वो अपने आप जीरो हो जाएगा। आप रीजन जानते हो वो क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, रेडियली आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो राइटवर्ड है। क्लियर? हेंस द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बी 90 डिग्री। इस वजह से जो कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा। दिस विल बी जीरो। ठीक है? और जो φ1 और φ3 बचे हैं, अब वही बचे रहेंगे, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? चलिए गॉस लॉ पे आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, क्लियर, तो दिस विल बी φ1 प्लस φ3। ठीक है? और दिस विल बी इक्वल टू Q enclosed। Q enclosed अभी समझेंगे कि ये क्या है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? तो φ1 और φ3 की हम बात कर लेते हैं। φ1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, φ1 विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड है और एरिया वेक्टर भी लेफ्ट साइड है। मींस इस सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है वो स्टूडेंट्स 0 डिग्री हो चुका है, एंड cos 0 इज 1। तो दिस फ्लक्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds का इंटीग्रेशन, ठीक है, वो भी पहली सरफेस के लिए, मतलब इस सरफेस के लिए। क्लियर? तो E डॉट ds का इंटीग्रेशन पहली सरफेस के लिए, और ये हो जाएगा डॉट क्योंकि है तो cos 0 दिस विल बी 1, प्लस यही चीज हम अगर दूसरी सरफेस के लिए लगा दें, E डॉट ds फॉर सरफेस 2। क्लियर? दिस विल बी फॉर सरफेस 2 इज इक्वल टू Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये वही चीज कर रहे हैं जो अभी तक हम करते हुए आए हैं। सबसे पहले हम गॉस लॉ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे एरिया में कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाती है, और फिर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds बचता है जो खुद सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। ठीक है? तो आप खुद बताइए, जब पहले वाले को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस केस के लिए तो हम देख चुके हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है। क्या यही केस सेकेंड वाले केस में भी हो रहा है? सेकेंड वाले फ्लैट सरफेस के लिए देखिए, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट साइड है और एरिया वेक्टर राइट साइड है। क्लियर? मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल इसके लिए भी क्या हो चुका है स्टूडेंट्स, इसके लिए भी, इस सरफेस के लिए भी 0 हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइटवर्ड है और एरिया वेक्टर भी राइटवर्ड है। क्लियर? तो इसके लिए भी वो 0 हो जाएगा, मतलब E डॉट ds जो है वो अब सिंपली E ds cos 0 हो जाएगा, और cos 0 स्टूडेंट्स 1 होता है। तो इस तरह से जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर? अब आप ये बताइए कि इस सरफेस के लिए अगर हम देख रहे हैं, इस सरफेस 1 के लिए अगर हम देख रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी सरफेस में यूनिफॉर्म होगी? जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी सरफेस में यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो शीट है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे कितनी डिस्टेंस है इससे वो उस पर डिपेंड करती है। क्लियर? उस पर डिपेंड करती है, मींस पूरी शीट के अलोंग कांस्टेंट रहेगी, पूरी शीट में इस साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। दिस विल बी सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds प्लस दिस विल बी सेम, यहां पे भी वही केस होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds,
और सरफेस इंटीग्रल ds का आपका एरिया वेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी E डॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, दिस विल बी पाई r स्क्वायर, या फिर अगर हम सिंपली बोल दें तो एरिया जो है फ्लैट सरफेस का वो अगर हम a ले लेते हैं अभी, ठीक है। तो दिस विल बी E इंटू a प्लस सेम हेयर E इंटू a इक्वल टू, अब यहां समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, Q इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स ये Q इंक्लोज्ड क्या होगा, गॉस लॉ में जो Q इंक्लोज्ड होता था वो क्या होता था, जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज है, क्लियर। उसके बाहर वाले चार्ज से हमें गॉस लॉ में मतलब नहीं होता है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है। तो ये हमारी यहाँ पे गॉसियन सरफेस है, ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है ब्लू कलर से, ये गॉसियन सरफेस है। तो इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है वो यही चार्ज तो होगा, वो ये चार्ज होगा, क्लियर। और अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है, अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है, तो ये जो चार्ज हो जाएगा ये हो जाएगा सिग्मा टाइम्स ए, बिकॉज सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस ए एरिया में कितना चार्ज होगा, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, क्लियर। तो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स यहां से आप जब सॉल्व करोगे तो यहां से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती, जो E आएगा वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2EA, इसको रफ करके मैं यहीं पे लिख देता हूं, दिस विल बी 2EA, क्लियर। तो यहां से ये A और ये A कैंसल आउट हो जाएगा, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां से आई है वो कितनी हो गई है, दिस विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी निकल के आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उस कंक्लूजन के लिए यहाँ पे ये जानने की कोशिश करो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड शीट की वजह से आ रही है ये किस चीज पे डिपेंड कर रही है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस कितनी है शीट से उस पर डिपेंड कर रही है, क्या यहाँ पे कोई भी x के टर्म में कोई टर्म आया है, x का टर्म कोई भी है यहाँ पे इस फॉर्मूले में, कोई भी x का टर्म आपको दिख रहा है। तो इस फॉर्मूले हमें कोई भी x का टर्म नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो x पे नहीं डिपेंड करती है, क्लियर। चाहे आप इस शीट से 2 मीटर की डिस्टेंस पे हो और चाहे आप इस शीट से 4 मीटर की डिस्टेंस पे हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी शीट से कितनी डिस्टेंस है इस पे डिपेंड नहीं कर रही है। इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, क्लियर। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट होगी 2 मीटर पे भी और 4 मीटर पे भी। मतलब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो करना चाहें एक फिगर में, तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। आई होप दैट यू हैव नोटेड डाउन इट। तो अगर हम एक फिगर से समझना चाहें तो ये हमारी शीट है, मान लीजिए ये इनसाइड जा रही है, इनफाइनाइट शीट है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से होंगी, यूनिफॉर्म होंगी, और इनके बीच की दूरी ऐसी रहेगी अलोंग द डिस्टेंस, क्लियर, चेंज नहीं होगी, क्लियर, पैरेलल लाइंस होंगी एकदम, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपकी एक प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। याद है जैसा कि मैंने आपको बताया है एक इनफाइनाइट शीट और एक प्लेट में क्या डिफरेंस होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी तो हम एक इनफाइनाइट शीट की वजह से ये हमने देखा है, ये जो डेरिवेशन हमने देखा है ये इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है, क्लियर। अब हम समझने की कोशिश करेंगे इसके बाद कि एक प्लेट हो अगर इसकी जगह तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक। वो उस पर आएंगे, पहले ये समझ लो कि भाई ये शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। राइट वर्ड भी यही हो जाएगी और लेफ्ट साइड भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, क्लियर। तो ये चीज हम याद रखेंगे, ठीक है, कि एक प्लेन शीट की वजह से भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होती है, वो उससे डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करती है, ठीक। अच्छा अगर हम शॉर्ट में इसको करना चाहें, भाई इतना लंबा डेरिवेशन हम क्यों जाएं, शॉर्ट में जरा समझते हैं कि एक लाइन में इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो भाई
सीधे हमने गॉस लॉ लिखा, E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू Q इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E डॉट ds क्या है, यहाँ पे ये जो E है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो गॉसियन सरफेस से आपकी बाहर जा रही है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप खुद समझिए कि भाई यहाँ से तो कोई फ्लक्स है नहीं, और जो भी फ्लक्स है वो इस सरफेस और इस सरफेस से है, और दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि भाई यहाँ से सेम डिस्टेंस पे है तो हमको लग रहा है कि कांस्टेंट होगी, है ना। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी यहाँ पे होगी, इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे भी होगी। तो इस इंटीग्रेशन के साइन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले आएंगे और ds का सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा, ds का सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा। दिस विल बी सिग्मा इनटू a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ds जो है, ds का सरफेस इंटीग्रल वो सरफेस एरिया देगा आपको जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही है इस सरफेस पे और इस सरफेस पे। तो द एरिया विल बी 2a हो जाएगा। तो यहां से सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, क्लियर। सबसे पहले आपको एक गॉसियन सरफेस लेनी है, फिर उस गॉसियन सरफेस पे आपको ऑब्जर्व करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्जर्व करना है, डॉट प्रोडक्ट को सिंपल मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, फिर आपको चेक करना है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी क्रॉस सेक्शन पूरे एरिया में यूनिफॉर्म है। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी एरिया जो इंटीग्रेशन उससे बाहर आ जाएगा और सिंपल ds का इंटीग्रेशन, ds का सरफेस इंटीग्रल खुद सरफेस दे देगा जहां से वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही है, उस सरफेस का सरफेस एरिया, क्लियर। तो यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी इस तरह से, ठीक। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रॉब्लम में चेंज है कि अगर यहाँ पे ये एक प्लेन शीट ना होती, यहाँ पे एक प्लेट होती तो क्या होता है, जरा समझते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक प्लेन शीट और एक प्लेट में डिफरेंस बताया था, वो डिफरेंस एक बार जरा फिर से देख लेते हैं कि भाई ये एक प्लेन शीट है, इनफाइनाइट शीट है, क्लियर, और ये एक प्लेट है जो कि इनफाइनाइटली चार्ज प्लेट है, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस पे जो चार्ज होगा, जो प्लेट पे चार्ज होगा वो सिर्फ सरफेस पे होगा, क्लियर। मीन्स अगर आप इसकी सरफेस डेंसिटी सिग्मा बता रहे हो, क्लियर, तो जो इस सरफेस पे चार्ज होगा, अगर इस सरफेस का एरिया a ले लेते हैं तो इसमें जो चार्ज होगा वो भी सिग्मा a होगा और इसमें जो चार्ज होगा वो भी सिग्मा a हो जाएगा। लेकिन ये है अपनी प्लेन शीट, ये शीट है, ठीक है। दिस विल बी प्लेन शीट एंड दिस विल बी प्लेट, दिस विल बी आवर प्लेट। तो भाई जो प्लेन शीट है उसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों साइड इक्वल होता है, दोनों साइड इक्वल होता है। इस वजह से जो इसकी फील्ड लाइंस हैं वो इस साइड भी होती हैं और इस साइड भी होती हैं, और होती कितनी है मैग्नीट्यूड में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाती हैं। अब हम यही चीज एक प्लेट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ये अपनी एक प्लेट है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक। तो फिर से अपना सिस्टम वही रहेगा कि हमको भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चाहिए थी तो हम फिर से एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे, एक गॉसियन सरफेस हम इस तरीके की इस बार ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके की एक सिंपल गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर कर ली, ठीक है। अब इस सरफेस की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, क्योंकि अब इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस की अलग और इस सरफेस की हम अलग निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। देखिए यहाँ पे दो सरफेस है, सरफेस 1, सरफेस 2। जो सरफेस 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड वो आपको निकालनी है, और जो सरफेस 2 की वजह से इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में ये मेटल है, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी, क्लियर, ठीक है। तो अब समझते हैं कि ये गॉसियन सरफेस हमने लिया, ठीक। फिर से वही गॉस लॉ को यूज करेंगे, E डॉट ds वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल, दिस विल बी इक्वल टू Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी इक्वल टू Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर से वही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए और सरफेस के अलोंग वो वेरी कर रही है कि नहीं ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिर से इस बार राइटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, है ना। तो इस बार फिर से जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि भाई इस बार जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ना ही इस एरिया से एसोसिएटेड होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया से एसोसिएटेड नहीं होगा, और इस बार ना ही तो वो इस एरिया से एसोसिएटेड होगा, इस एरिया से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वो इससे भी नहीं एसोसिएटेड है। इस बार जो भी फ्लक्स होगा वो सिर्फ इस एरिया से एसोसिएटेड होगा,
क्लियर, इस ds के एरिया से एसोसिएटेड होगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है स्टूडेंट वो 0 डिग्री हो चुका है। मतलब जो अपना सरफेस इंटीग्रल के अंदर डॉट प्रोडक्ट था वो अब सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, वो अब सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर, तो दिस विल बी इक्वल टू Q इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इसके बाद आप ये समझिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस में यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका सरफेस इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। दिस विल बी सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds and this will be nothing but the surface area of Gaussian surface where the electric field lines are crossing. Clear? तो this will be equal to Q enclosed. Q enclosed जो है इस बार वो अगर आपकी जो चार्ज डेंसिटी है सरफेस की, पूरे सरफेस की जो चार्ज डेंसिटी वो यहाँ पे भी सिग्मा है और यहाँ पे भी सिग्मा है। क्लियर, चार्ज डेंसिटी दोनों साइड की सिग्मा ही है, याद रखिएगा। तो जो चार्ज इतने एरिया पे होगा, अगर ये एरिया हम A से डिनोट कर रहे हैं, पूरा एरिया हम A से डिनोट कर रहे हैं, तो जो चार्ज होगा यहाँ पे वो हो जाएगा A टाइम्स सिग्मा, मींस सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। द टोटल एरिया जो होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर वो यही चार्ज तो हो जाएगा, वो सिर्फ ये चार्ज हो जाएगा जो इस पे है। क्लियर, एंड दिस विल बी सिग्मा टाइम्स A, दिस विल बी सिग्मा टाइम्स A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ds को, तो यहाँ पे भी सिर्फ ये एरिया ही आएगा, सिर्फ ये एरिया आएगा और कोई एरिया नहीं आएगा, सिर्फ ये एरिया आएगा, क्योंकि यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया है। क्लियर, तो इस बार सिर्फ ये एरिया आएगा, तो इस वजह से E टाइम्स A विल बी इक्वल टू सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट, वो यूनिफॉर्म होती हैं, मींस डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करती है कि प्लेट से कितनी दूर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती हैं। क्लियर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो जो शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उनका डबल होती हैं। मींस अगर हम बात कर रहे हैं प्लेट की, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होंगी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं शीट की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होंगी। आप इसको इस चीज से भी समझ सकते हो कि भाई प्लेट में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ राइट डायरेक्शन में ही होगा। क्लियर, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन लेफ्ट डायरेक्शन में नहीं होगा। लेकिन जो प्लेन शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन राइट साइड भी हो रहा है और लेफ्ट साइड भी हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो हाफ हुआ जा रहा है। क्लियर, तो याद रखेंगे जो प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, और जो प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, वेयर सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ द सरफेस, charge density of the surface, or we can say surface charge density. Clear? तो I hope that these two concepts are very much clear to you. ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं another application में। तीसरी एप्लीकेशन ये हमने देख ली है गॉस लॉ की। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ मीन्स फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट और अ प्लेट। ठीक, अब हम आगे आ रहे हैं, आगे अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एक शेल की वजह से, एक चार्ज शेल है, स्फेरिकल शेल मींस हॉलो स्फीयर है, आप ये समझ सकते हैं एक हॉलो स्फीयर है, उस हॉलो स्फीयर की वजह से उसके अंदर, उसकी सरफेस पे और उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। अब हम इन चीज़ों को समझते हैं। क्लियर, आप ये समझिए बस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी, क्लियर, उसका डायरेक्शन आप समझने की कोशिश कीजिए कि भाई अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी शेल में, ठीक है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर टू द शेल, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द शेल होगी। क्लियर, वो जो भी होगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द शेल होगी। क्लियर, बाकी डिस्कशन हम आगे करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के पहले हम सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्लियर, जिसका आगे यूज होने वाला है, उसकी बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट भी है, दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। स्टूडेंट्स कंडक्टर्स आप जानते हो, कंडक्टर्स, मेटल एक कंडक्टर का एग्जांपल है। तो इसमें क्या होता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है ना। तो आपको बस यही याद रखना है कि कंडक्टर्स वो सब्सटेंस हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि अगर कंडक्टर में हम कोई चार्ज रख रहे हैं तो वो चार्ज मूव करने के लिए फ्री होता है। क्लियर, मीन्स वो चार्ज
आसानी से कंडक्ट कर सकता है। बस ये चीज़, ये बेसिक थिंग आप कंडक्टर के बारे में याद रखिए। उसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको बहुत ही सिंपल लगने वाला है। क्लियर? बस इतनी चीज़ हमें याद रखनी है कि कंडक्टर वो सब्सटेंस है जिसमें चार्ज कंडक्ट हो सकता है। क्लियर? जिसमें चार्ज कंडक्ट हो सकता है या फिर कंडक्ट होता है। क्लियर? मीन्स अगर उसमें हम चार्ज रख दें कोई, तो वो चार्ज मूव करने के लिए, वो चार्ज सेपरेट होने के लिए फ्री होता है। क्लियर? फ्रीली चार्ज मूव कर सकता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? एक्चुअली में क्या होता है, चार्ज नहीं मूव करता है, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई चार्ज कंडक्टर में रख दिया, वो चार्ज उठ के अगर किसी और पॉइंट पे जा रहा है, इसका मतलब वो चार्ज नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उठ के इस पॉइंट पे आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ का चार्ज खत्म हो रहा है, वहां चार्ज इंड्यूस्ड हुआ जा रहा है। क्लियर? तो एक्चुअली में होता ये है, लेकिन आपको सिंप्लिसिटी के लिए ये याद रखना है कि भाई कंडक्टर्स में चार्ज जो है वो फ्लो हो सकता है, बस और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है? तो आते हैं जरा अपने पॉइंट पे, आते हैं अपने जरा मेन टॉपिक पे। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स समझने की अब जरूरत है। ठीक है? तो उसको समझने के पहले आप जरा दो पिक्चर हैं आपके सामने और आप बताइए कि इसमें क्या होने वाला है। क्लियर? तो पहली पिक्चर ये है कि भाई ये एक अपना कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। ठीक है? मान लीजिए इस तरह कंडक्टर, या फिर मान लीजिए एक स्फेरिकल कंडक्टर है। क्लियर? कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, ये याद रखिए। तो और इस कंडक्टर में अगर हम कोई चार्ज प्लस क्यू रख देते हैं तो क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन। तो सोचिए कि हमने इस कंडक्टर में एक क्यू चार्ज रख दिया, अब क्या होगा, इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, क्या होगा। ठीक है? मतलब क्या होगा, क्या ये चार्ज यहीं रहेगा, क्या ये चार्ज यहीं रहेगा, क्या ये चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। क्लियर? तो ये सारी चीजों का आंसर आपको देना है। क्लियर? और क्यों होगा ऐसा, ये भी आपको बताना है। क्लियर? तो खुद सोचिए कि क्या होगा। क्लियर? फिर हम आते हैं अपनी दूसरी पिक्चर पे। क्लियर? पहले पहली पिक्चर का आंसर समझ लेते हैं। देखिए, तो अगर आपने इस कंडक्टर में या फिर इस कंडक्टर में कोई चार्ज क्यू रख दिया, तो भाई ये जो क्यू चार्ज है ये एक सिमिलर तरीके का चार्ज है, मतलब सेम नेचर का चार्ज है, और लाइक चार्जेस विल ऑलवेज रिपल ईच अदर। तो इस वजह से ये जो क्यू चार्ज है ये आपस में रिपल्शन फील करेंगे, जिसकी वजह से ये चार्जेस एक दूसरे से बहुत दूर जाने की कोशिश करेंगे। इन सेंस इसका मतलब ये है कि ये चार्ज बहुत दूर दूर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और सबसे दूर ये तब होंगे जब ये सारा का सारा चार्ज सरफेस पे डिपॉजिट हो जाए। ये सारा का सारा चार्ज जो है ये सरफेस पे हो जाए, और इसकी सरफेस पे ही सारा चार्ज रहे, अंदर कोई चार्ज ही ना रहे। ठीक है? मतलब ये जो चार्ज आपने क्यू रखा था, ये सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पे चला जाएगा, कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं होगा। मींस क्यू इनक्लोज्ड अगर हम बात करें कि कितना चार्ज इस सरफेस इस मेटल के इस कंडक्टर के अंदर होगा, तो वो चार्ज जीरो होगा। मतलब क्यू इनसाइड विल बी जीरो, क्यू इनसाइड जो है वो जीरो हो जाएगा। सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मेटल्स की या फिर कंडक्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि कंडक्टर में आप कोई भी चार्ज रख दो, या फिर वो प्लस क्यू चार्ज रख दो या फिर वो माइनस क्यू चार्ज रख दो, वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, कोई भी चार्ज उस सरफेस के अंदर नहीं होगा। क्लियर? तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां से मिला है, दैट द चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर विल ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मतलब कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर से एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें चार्ज कंडक्ट हो सकता है, और यहाँ पे चार्ज एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर जाना चाहेंगे, इस वजह से वो चार्ज अंदर नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि वो अंदर नहीं रुक सकते। अगर इंसुलेटर होता तो ये चार्ज आप जहां रख देते ये वहीं बना रहता, लेकिन ये कंडक्टर है, इस वजह से ये चार्ज कंडक्ट करके सरफेस पे चले आएंगे, कोई भी चार्ज अंदर नहीं होगा। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कंडक्टर के बारे में, जो अब आप जान चुके हो कि कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। क्लियर? अब दूसरी चीज जो आपको दूसरी पिक्चर समझने में आएगी, या फिर हम यहां पे ही जरा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अगर मैं एक गॉसियन सरफेस ले लूं इनसाइड द सरफेस, जस्ट इनसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मींस ये जो है अगर मैं एक गॉसियन सरफेस ले रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जरा आप इसमें गॉस लॉ लगा के बताओ मुझे कि इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, चलो मुझे ये बता दो कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा भाई वो कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस गॉस सरफेस पे। बस ये बता दो कि जो ब्लैक कलर से आपको डॉटेड लाइन में जो गॉसियन सरफेस दिख रहा है वो जस्ट इनसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर है, उस सरफेस से जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो कितना होगा, ये मुझे गॉस लॉ से निकाल के बताइए आप। ठीक है, तो जैसा कि
काफी लोग ने बता भी दिया होगा, काफी लोग के दिमाग में आंसर आ भी गया होगा, दैट इफ E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू Q एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो भाई हमें फ्लक्स तो टोटल यही दे रहा है ना इस गॉसियन सरफेस से, जो फ्लक्स है टोटल वो यही तो है इस गॉसियन सरफेस से, और ये फ्लक्स Q इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो Q इंक्लोज्ड जो अंदर सरफेस के चार्ज है अगर वही जीरो हो चुका है, इसका मतलब जो फ्लक्स होगा डियर स्टूडेंट्स वो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। क्लियर, वो जीरो हो जाएगा, मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं था, इस वजह से अंदर कोई फ्लक्स भी नहीं है। फ्लक्स नहीं है क्योंकि अब समझते हैं कि अगर फ्लक्स नहीं है तो क्या होगा, अगर फ्लक्स नहीं है तो होगा क्या। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन, इसका मतलब ये है कि भाई एरिया तो है, क्योंकि एरिया तो दिख रहा है ना, ये एरिया जीरो नहीं हो सकता, मतलब इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जरूर वो जीरो हो रही होंगी, जरूर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो हो रही होंगी, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। क्लियर, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है कि E डॉट ds इज इक्वल टू Q इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, मींस E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल भी जीरो है। अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर भी है सरफेस के, मान लेते हैं एक बार, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds इक्वल टू जीरो। ये तो एरिया वेक्टर है, ये जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यही सरफेस पे जीरो होगी। क्लियर, इसका मतलब क्या है, यहां से एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। अभी मैं सारे पॉइंट ये आपको एक जगह लिखवा दूंगा, पहले समझते हुए चलो। क्लियर, तो यहां से एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि भाई कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज तो होगा ही नहीं, और कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। मतलब कंडक्टर है अगर कोई, तो उसके अंदर पहली चीज तो कोई चार्ज नहीं होगा, और दूसरी चीज उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। मतलब अगर हम एक कंडक्टर के अंदर एक उसकी सरफेस से टच होता हुआ गॉसियन सरफेस ले लें, ठीक, तो उस सरफेस से जो नेट फ्लक्स होगा वो हमेशा जीरो होगा, क्योंकि उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। ये I hope that this is very much clear to you, because इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे हो सकता है ना। गॉस लॉ ने यही तो बताया है कि भाई अगर अंदर चार्ज नहीं होगा क्लोज सरफेस के अंदर, तो इसका मतलब कि उस सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जीरो होगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि एरिया जो है वो तो जीरो हो नहीं सकता है। ठीक, इसका मतलब इनसाइड अ कंडक्टर देयर विल बी नो चार्ज एंड नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, तो ये दो चीजें हमें कंडक्टर के बारे में पता चल गई। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्यों नहीं है, जरा ये भी समझने की कोशिश करते हैं। ये तो समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, गॉस लॉ से। ठीक, अब इसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्या हो रहा है, किसी कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एक कंडक्टर ये था, इस बार हमने क्या करा है, ये कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में यहां पे आपने लेफ्ट साइड से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर दी है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस कंडक्टर को अप्रोच कर रही है और इसको यूं क्रॉस कर जाएगी। क्लियर, तो अब आपको बताना है व्हाट विल हैपन, इस पिक्चर में अब क्या होने वाला है। ठीक, अब इस पिक्चर को आपको डिस्कस करना है, आराम से सोचिए कि क्या होगा, क्या हो सकता है। क्लियर, चलिए, तो आई होप दैट लॉट्स ऑफ यू हैव थिंक अबाउट इट। क्लियर, तो देखते हैं जरा क्या होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस कंडक्टर के पास आ रही है, आपका कंडक्टर है, दिस विल बी योर कंडक्टर। ठीक है, अगर ये स्फेरिकल भी हो सकता है, दिस मे बी स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल केस भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कंडक्टर है और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कर दी है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास भी इस तरह से जाने की कोशिश करेगी। क्लियर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पार करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा कि आपको बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज बॉडी, हेंस इट विल बी मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट साइड में है तो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में मूव करने लगेंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेफ्ट साइड में मूव करने लगेंगे। ठीक है, और इस सरफेस पे हमें एक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस सरफेस पे हमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मिल चुकी है। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि पूरा सरफेस तो न्यूट्रल था, पूरा कंडक्टर न्यूट्रल था, मींस कंडक्टर में इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, इसमें हमने चार्ज रखा था जो कि सरफेस पहुंच गया था, लेकिन इसमें हमने कोई चार्ज नहीं रखा था।
ये वाला कंडक्टर जो है ये एक न्यूट्रल कंडक्टर था। इसका मतलब कि भाई अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसका मतलब सिंपल सा ये, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आए, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। क्लियर है? आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और ये कंडक्टर जो है ये न्यूट्रल बॉडी है। क्लियर? तो इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, तो फाइनली भी नेट चार्ज इसमें जीरो होगा। अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे उठ के चले आए, तो यहाँ जितने नेगेटिव चार्ज आएंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज इस साइड भी आ चुके होंगे। क्लियर? तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है। अब आप ये समझने की कोशिश करो कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कब तक आते रहेंगे, कब तक आते रहेंगे, जब तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। मतलब कोई एक समय ऐसा आएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी। क्लियर? जो बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ई एक्सटर्नल लिख देते हैं हम। और जो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, वो आपकी गाइस इस डायरेक्शन में ई इंटरनल। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी, वैसे वैसे ये ई इंटरनल इंक्रीज होता चला जाएगा, ये ई इंटरनल इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करते चले जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करें, अगर हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं, देन इट विल बी ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। और ई इंटरनल आपका इंक्रीज होता चला जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तब तक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके लेफ्ट सरफेस पे आते चले जाएंगे, है ना। तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इसी को कहते हैं स्टेडी स्टेट कंडक्शन। स्टेडी स्टेट कंडक्शन, इट मीन्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट हेयर विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो चुकी है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ई एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू ई इंटरनल। क्लियर? ई एक्सटर्नल जो कि राइट साइड है, दिस विल बी ई एक्सटर्नल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटरनल के बराबर हो चुकी है। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड अ कंडक्टर विल बी जीरो। ठीक है, इस स्टेट को जब ऐसा हो जाता है, उस स्टेट को कहते हैं स्टूडेंट्स स्टेडी स्टेट। तो गाइस स्टेडी स्टेट में कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो चुकी होगी। क्लियर? फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इनिशियली क्या था, हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ये कंडक्टर है अपना, ठीक है। और अब क्या होगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हैं मूव करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट सरफेस पे आएंगे, जिसकी वजह से लेफ्ट सरफेस में आपका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करने लगेगी और राइट सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करने लगेगी। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि भाई पहले क्या होगा कि यहाँ पे राइट साइड में ई एक्सटर्नल है और लेफ्ट साइड में ई इंटरनल डेवलप हो जाएगा। और ई इंटरनल जो है वो आपका जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बढ़ेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, वो ई इंटरनल इंक्रीज होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, क्योंकि ई एक्सटर्नल राइट साइड है और ई इंटरनल लेफ्ट साइड है। एक समय ऐसा आएगा जब ई एक्सटर्नल ई इंटरनल के बराबर हो जाएगा, उस समय कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अब नहीं है, अब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स अब यहाँ पे स्टेडी स्टेट आ चुकी है, अब यहाँ पे स्टेडी स्टेट आ चुकी है। क्लियर? और स्टेडी स्टेट में कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। अगर यहीं पे इस केस में हम एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते, ठीक है, तो उस केस में भी यही होता, उस केस में भी सेम थिंग होती। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हो जाती, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हो जाती, और जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाती। क्लियर? बराबर हो जाती, और ई नेट जो है वो जीरो हो जाता। क्लियर? ई नेट जो है वो जीरो हो जाता। तो ये बात हम जैसा कि इस केस में हो रहा है वैसा ही स्फीयर के केस में भी होता। ठीक है, तो उसको हम यहाँ से अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें कंडक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चल रही हैं। क्लियर? उसको जरा एक बार आप समझ लीजिए, उसको एक कॉपी में आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, अलग से नोट डाउन अपनी कॉपी में, जो आपकी नोट्स की कॉपी है उसी में अलग से नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए समझते हैं क्या क्या हमको समझने को मिला इन दो पिक्चर से। क्लियर? तो पहली चीज क्या है कि भाई कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर है। आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब ये है वो कंडक्टर
एकदम अलग है, किसी और वायर से नहीं जुड़ा हुआ है, किसी और सर्किट से नहीं जुड़ा हुआ है, एकदम अलग एक कंडक्टर पड़ा हुआ है। क्लियर? मीन्स उसमें ना ही कोई चार्ज आप बाहर से ऐड कर सकते हो, ठीक है, एक बार जो डाल दिया वो डाल दिया, अब उसमें कोई भी चार्ज सराउंडिंग से अंदर नहीं आएगा, कोई भी चार्ज सराउंडिंग में नहीं जाएगा। क्लियर? मीन्स आइसोलेटेड कंडक्टर है वो, ठीक है, एक बार जो आपने उसको दे दिया वो दे दिया। क्लियर? तो अब आप ये समझिए कि भाई क्यू एंक्लोज्ड पहला कंक्लूजन कि कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। क्यू एंक्लोज्ड इनसाइड अ कंडक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। क्लियर? जो सेकेंड चीज है वो क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पे किसी भी कंडक्टर की, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होगी। इसको जरा समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। आप यहां से देख सकते हो, आप यहां से देख सकते हो कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो सरफेस पे हुआ है ना, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे हुआ है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। क्लियर? वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है? वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। क्लियर? क्यों हुआ है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि भाई चार्ज जो है वो एक दूसरे से काफी दूर जाना चाहेंगे और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 10 चार्ज है, यहाँ पे 5 चार्ज हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाई फिर यहाँ पे चार्ज एक दूसरे को ज्यादा रिपल कर रहे होंगे। तो ऑलमोस्ट क्या होगा, जब स्टेडी स्टेट अटेन हो जाएगी, जब स्टूडेंट्स स्टेडी स्टेट अटेन हो जाएगी, उस समय डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट आप खुद समझिए कि अगर अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आप खुद समझिए, अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ किसी इस डायरेक्शन में है, मान लिया, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे अगर हम बात कर रहे हैं तो वो राइट साइड है। इसका क्या मतलब है कि भाई जो यहाँ के चार्जेस, इस सरफेस के जो चार्जेस होंगे वो राइट साइड आना चाहेंगे, जबकि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिफॉर्म हो चुका है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि भाई अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? फिर से समझिए कि भाई चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो चुका है। अब अगर हम बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ना होके इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ के जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो भी अभी इस डायरेक्शन में मूव कर सकते होंगे। क्लियर? तो लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन तो जब यूनिफॉर्म हो चुका है, इसका मतलब अब ये चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, अब ये चार्ज पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। इसका मतलब चार्ज यहीं पे रहेगा। इसका मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं है, इस डायरेक्शन में नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तभी हम बोल पाएंगे कि ये चार्ज पार्टिकल यहीं पे फिक्स रहेगा, अब ये मूव नहीं करेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होगी हमेशा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर? तो मैं इसको जरा लैंग्वेज में लिख देता हूं। आई होप दैट दीज थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, ये दोनों आप जो पिक्चर है ये अलग अलग से बना लें। ठीक है, इससे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं। पहली चीज, कंडक्टर के अंदर आप कोई भी चार्ज रखोगे पूरा पूरा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। दूसरी चीज, कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। क्लियर? कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तीसरी चीज, जो भी चार्ज सरफेस पे आएगा क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर की सरफेस पे होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। क्लियर? वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। इस पॉइंट को, जो लास्ट वाला पॉइंट है, वो मैं जरा अच्छे से लिख देता हूं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर will always be equal to, will always be perpendicular, this is the sign of perpendicular to the surface, clear? So these 3 points of conductors are very much important for you, clear? तो अब हम आगे समझते हैं, तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। हाँ, अब समझते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, एक कंडक्टर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अब ये समझते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर आपने एक कंडक्टर लिया, उस पर कोई चार्ज क्यू नॉट रख दिया, क्यू, वो सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा,
वो सारा का सारा चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? इसमें लिख लो बिकॉज द चार्ज इज, या फिर फोर्थ पॉइंट लिख लो कंडक्टर में, ये फोर्थ पॉइंट लिख लो, फोर्थ पॉइंट अपने आप लिख लो, दैट फोर्थ वन, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। क्लियर? चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। मान लेते हैं सरफेस डेंसिटी जो है वो सिग्मा हो चुकी है। क्लियर? तो अब इस कंडक्टर की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस कंडक्टर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, हम फिर से इसके अराउंड एक छोटा सा एरिया लेंगे ds का, एक छोटा सा एरिया ds क्रॉस सेक्शन का लेंगे, ds क्रॉस सेक्शन का। ठीक है? और इस एरिया की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। एक एरिया ले लिया हमने, मान लीजिए ds नहीं, हमने मान लीजिए a एरिया ले लिया, a का एक एरिया, बेस एरिया का एक छोटा सा सिलेंडर ले लिया है। क्या किया है हमने? एक कंडक्टर की सरफेस के अराउंड एक छोटा सा एरिया a ले लिया है, a के बेस एरिया का हमने एक सिलेंडर ले लिया है, a के बेस एरिया का, इसका बेस एरिया a है, ये भी a है और ये भी a है। जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर विल बी इक्वल टू 0। ठीक है? इस एरिया से कोई भी फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं होगा, और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, क्योंकि ये सिलेंडर बहुत छोटा सा है, ठीक है, इस वजह से हम मान रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी, ठीक है, वो आउटसाइड होगी। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटसाइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, है ना? ठीक है? तो इसकी वजह से ये जो कर्व्ड सरफेस है, इसकी वजह से भी जो फ्लक्स है स्टूडेंट्स वो 0 हो चुका है। मीन्स अगर हम सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 की बात करें, φ1 इक्वल टू 0 बिकॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 इक्वल टू 0। क्लियर? अगर हम φ2 की बात करें, कर्व्ड सरफेस की वजह से जो फ्लक्स है उसका क्या होगा? तो φ2 विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज E2 विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये जो है ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे होगी वो परपेंडिकुलर टू सरफेस है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्लियर? कौन सी सरफेस? सिलेंडर की सरफेस। मीन्स आप यहाँ से देख सकते हो भाई, ये जो 2 है ये सरफेस सिलेंडर की है। क्लियर? मीन्स ये एरिया वेक्टर सिलेंडर का है, और ये परपेंडिकुलर टू, वी कैन से एरिया वेक्टर, एरिया परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, दिस इज वेक्टर। क्लियर? मीन्स ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वजह से यहाँ 2 पे फ्लक्स 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 3 की बात करें, ठीक है, तो फ्लक्स जो है 3 की बात कर रहे हैं, तो फ्लक्स जो क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा E डॉट ए। क्लियर? E डॉट ए हो चुका है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है। मीन्स थीटा इक्वल टू 0, cos 0 1 हो जाएगा। मीन्स सिंपली E इंटू ए हो चुका है। तो ये अपना नेट फ्लक्स आ चुका है, ये अपना नेट फ्लक्स आ चुका है फाई नेट, एंड दिस विल बी इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर जो चार्ज है वो यही चार्ज होगा। क्लियर? अगर डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है, तो ये जो चार्ज होगा दिस विल बी सिग्मा टाइम्स ए, बिकॉज सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, मीन्स चार्ज पर यूनिट सरफेस, मीन्स this charge inside this cylinder will be equal to sigma times this area, and this area is nothing but A. Clear? So this will be equal to sigma times A will be cancel out upon epsilon naught भी होगा। ठीक है, हम गॉस लॉ का यूज कर रहे हैं। मीन्स this is our flux, net flux through a closed surface, and this is Q enclosed upon epsilon naught. Q enclosed upon epsilon naught, A cancel out, means epsilon is, electric field will be equal to sigma upon epsilon naught. Electric field here will be equal to what? Sigma upon epsilon naught. क्लियर? ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि एक प्लेट से आई हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड 3 की वजह से देखी है, तीन अपने सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है। एक प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है हमने, प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है। प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आती है। क्लियर? और वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखी है एक प्लेट की वजह से। क्लियर? एक प्लेट है
उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए। एक्चुअली वो प्लेट भी कंडक्टिंग प्लेट होती है ना, तो उसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। क्लियर। और यहाँ पे ये एक कंडक्टर की सरफेस है, तो कंडक्टर की सरफेस पे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, कितनी है, सिग्मा। क्लियर। तो इस सिग्मा की वजह से जो कंडक्टर के पास कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। सिंपल है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो इतनी हम बात कर चुके हैं, ये अपनी बात हो गई कंडक्टर के बारे में, है ना। अब हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन अ हॉलो रिंग। क्लियर। या फिर हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे ऑन अ सॉलिड स्फीयर। क्लियर, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू अ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर हो। क्लियर, इन सब की बात हमको करनी है। तो अब हम आते हैं अपने आगे के पॉइंट पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि चीजें एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले मैं गॉस लॉ यूज करता हूँ। गॉस लॉ क्या बोलता है कि भाई जो क्लोज सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के काफी तरीके हैं आपके पास। आप चाहो तो 1 2 3 सरफेस को तोड़ के वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो, और या फिर अगर आप चाहो तो आप E डॉट ds का इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी और ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहां से भी होता है कभी कभी। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे, जिस हिसाब से आपको सरल लगे, उस हिसाब से आपको करनी है चीजें। क्लियर। तो आगे आते हैं, अब हम आगे आते हैं। आई होप दैट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ यूनिफॉर्म शेल। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ शेल। ठीक है, बिकॉज ऑफ अ स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों में क्या अंतर है हम समझ लेते हैं पहले। कि भाई ये जो अपनी स्फेरिकल शेल है, एक्चुअली में ये एक हॉलो शेल है। ठीक है, हॉलो शेल है जिसके ऊपर हमने एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज बना के रखा है। मीन्स ये इंसुलेटेड शेल भी हो सकती है और कंडक्टिंग शेल भी हो सकती है। क्लियर, मतलब हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे यूनिफॉर्म इनिशियली कर दिया है, खुद से ही कर दिया है। यहाँ पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म हमने खुद से ही कर दिया है। क्लियर, ये आपकी जो शेल होगी ये स्फेरिकल शेल हो जाएगी। इंसुलेटेड भी हो सकती है और कंडक्टिंग भी हो सकती है। बस यहाँ पे आपको गौर ये करना है कि इस शेल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। क्लियर, और ये है आपकी कंडक्टिंग शेल। कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है। ये आपकी हॉलो है, ये आपका अंदर से हॉलो ही होगा, ये आपका अंदर से हॉलो ही होगा। लेकिन अगर इसकी हम बात करें, ये आपका एक स्फीयर है। क्लियर, ये आपका हॉलो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसमें कोई भी चार्ज रख दोगे तो वो चार्ज ऑलरेडी अपनी सरफेस पे आ जाएगा, वो चार्ज ऑलरेडी अपनी सरफेस पे आ जाएगा। ऑलरेडी आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्लियर, इसका मतलब इसमें भी अगर देखा जाए तो चार्ज एक शेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसमें भी अगर देखा जाए चार्ज एक शेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर, लेकिन ये कंडक्टिंग शेल है, इसमें आप चार्ज कहीं पे भी रख दो ये अपने आप सरफेस पे आ जाएगा। लेकिन ये आपकी शेल जो है अगर इंसुलेटेड है, ये इंसुलेटेड भी हो सकती है, तो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके रखना पड़ेगा इनिशियली। क्लियर, तो ये दोनों एक ही केस हैं। अब इन दोनों की वजह से हम इनकी सरफेस पे, इनके अंदर और इनके बाहर, मींस इनसाइड सरफेस एंड आउटसाइड की पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि भाई ये एक अपनी शेल है। क्लियर, और इसके अंदर इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेट इट टू बी Q। मान लेते हैं इसकी सरफेस पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल Q चार्ज इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। और इसकी जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं, द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर विल बी, दिस स्फेरिकल शेल विल बी स्मॉल r। इसकी जो रेडियस है उसको हमने स्मॉल r मान लिया। ठीक है, तो अब हम इस पे इनसाइड आउटसाइड और सरफेस पे, हम इसकी वजह से इनसाइड आउटसाइड और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको। तो मान लीजिए पहला केस है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड देखना चाहते हैं कि इसके इस कंडक्टर के इस शेल के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, तो जब हम इनसाइड की बात करेंगे तो भाई जहां हमें, जिस जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उस जगह पे हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। इस तरह से लेते हैं गॉसियन सरफेस कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरी गॉसियन सरफेस में एक्चुअली यूनिफॉर्म हो। क्लियर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बीच का एंगल हो वो भी कांस्टेंट या फिर जीरो। ठीक है, तो पूरी सरफेस में अगर ये होता है तो फिर बहुत सही रहता है। क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो जो इंटीग्रल होता है उससे बाहर आ जाता है। तो वही कुछ करने वाले हैं,
ठीक है, हम एक x डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस हमें लेनी है। मान लेते हैं हमें यहाँ से इंटीरियर से इंटीरियर में सेंटर से x डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो हम इंटीरियर से x डिस्टेंस पे एक x रेडियस का हम एक स्फीयर ले लेंगे, एक इमेजिनरी स्फीयर ले लेंगे जिसको हम गॉसियन सरफेस बोल देंगे। ये रेडियस अपनी स्मॉल r है, ये रेडियस अपनी स्मॉल r थी, वो याद रखेंगे, और ये रेडियस x हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो अब जरा समझते हैं, गॉस लॉ का यूज करेंगे। E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप खुद बताइए कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर स्टूडेंट्स कितना चार्ज रखा हुआ है, कितना चार्ज रखा हुआ है? तो जी हाँ, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, बिल्कुल सही बात है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है। इसका मतलब इसका फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। और ये स्टूडेंट, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भाई फ्लक्स जीरो हो जाएगा, लेकिन एरिया तो गॉसियन सरफेस का कुछ है, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि एरिया तो कुछ है। मीन्स E इनसाइड विल बी इक्वल टू जीरो, E इनसाइड विल बी इक्वल टू जीरो। अब हम सेकेंड केस की बात करते हैं, जब हमें आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? जब हमें आउटसाइड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तब की हम बात करते हैं। तो भाई जब हमें बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो अब हम ये सरफेस अपनी नहीं मानेंगे, ठीक है। अब हमको ये गॉसियन सरफेस नहीं माननी है, अब हम गॉसियन सरफेस x रेडियस की ही आउटसाइड में मानेंगे। ये मान लेते हैं अपनी गॉसियन सरफेस। क्लियर? डॉटेड बना लेते हैं। नाउ दिस विल बी अवर गॉसियन सरफेस। क्लियर? दिस विल बी अवर गॉसियन सरफेस। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम गॉसियन सरफेस इस तरह से मान लेंगे। तो चलिए देखिए, गौर से समझिए कि भाई इस बार फिर से हम गॉस लॉ लिखने जा रहे हैं, दैट इज E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू क्यू एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स आप खुद बताइए इस बार इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? काफी लोगों ने आंसर दिया, बिल्कुल सही, वेरी गुड, ठीक है। द चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस इज कैपिटल Q, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे था और वो सरफेस इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ चुकी है। क्लियर? अंदर आ चुकी है। पूरा चार्ज होगा वो Q एंक्लोज्ड विल बी नथिंग बट कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप समझोगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटसाइड होगी, सरफेस के हर जगह परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है। मीन्स द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0, थीटा इक्वल टू 0, hence cos 0 is equal to 1, means this dot product will be converted into simple product E into ds। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म होगी। क्लियर? क्योंकि सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकली पूरा सिस्टम सिमेट्रिक है, तो अक्रॉस एरिया, अक्रॉस गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, तो वो बाहर आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ चुकी है। क्लियर? दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ds का सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ds का। तो दिस विल बी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप खुद बताइए, ये जो सरफेस इंटीग्रल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स? ये सरफेस इंटीग्रल, अगर रेडियस x है इस गॉसियन सरफेस की, रेडियस x है, तो याद रखिएगा ये जो सरफेस एरिया आएगा ये गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया है, ये इस शेल का सरफेस एरिया नहीं है, ये इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। क्लियर? तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार आएगी वो हो जाएगी E इज इक्वल टू, क्योंकि ये ds है, सरफेस इंटीग्रल है इसका मतलब गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, मींस दिस इज अ स्फीयर, hence it will be 4 pi x square, 4 pi x square means electric field is equal to q upon 4 pi epsilon naught x square, where x is the distance from the center of the conducting shell, center of the shell। clear? shell के center से जो डिस्टेंस x पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड kq by x square हो जाएगी। हम इसको लिख सकते हैं kq by x square, where x is the distance from the center of the conducting shell। अगर यही चीज आपको थर्ड केस अगर मैं बात करता हूँ, थर्ड केस की अगर मैं बात करता हूँ, एट सरफेस करना हो, एट सरफेस, तो स्टूडेंट कुछ नहीं अंतर होगा, सिर्फ ये जो गॉसियन सरफेस है ये आप सरफेस पे ले लोगे और चार्ज जो आएगा, अगर आप ये सरफेस ले रहे हो, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्लियर? यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो पूरा चार्ज इसके अंदर आ जाएगा, पूरा चार्ज, क्योंकि चार्ज सरफेस पे है,
क्योंकि स्टूडेंट्स चार्ज जो है ये कंडक्टिंग सरफेस पे या फिर शेल की सरफेस पे है, और आप सरफेस से थोड़ा सा बाहर अगर गॉसियन सरफेस ले रहे हो तो इसका मतलब चार्ज जो है वो सरफेस के अंदर आ चुका है, गॉसियन सरफेस के अंदर आ चुका है। इसका मतलब जो आप गॉस लॉ यूज करोगे उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी के बराबर होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट के, और इस बार बस x की जगह r स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? मतलब सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी E इक्वल टू के Q बाय आर स्क्वायर, वे के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ये तीन चीज आपको याद रखनी है, ये तीन चीज आपको याद रखनी है। अगर मैं एक ग्राफ बना दूं, अगर मैं एक ग्राफ बना दूं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा जरा ये देखते हैं। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द, ओके, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का ग्राफ बना दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x, where x is the distance from the center of the sphere, x is distance from the center of the sphere, तो आप खुद समझिए कि भाई जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक जीरो रहेगी जब तक हम इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, आप x चाहे कितना भी बढ़ाते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगी जब तक चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं आ जाता। मतलब जब तक आपका x इक्वल टू r नहीं हो जाता, x इक्वल टू r नहीं हो जाता, तब तक आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो ही रहेगी। मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, यहाँ तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। क्लियर? अगर हम ब्लू पेन से बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक आपकी जीरो रहेगी, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। क्लियर? जीरो, दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू r, x इक्वल टू r तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। r क्या है? जो कंडक्टिंग शेल है, जो शेल है आपकी जहाँ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। क्लियर? कंडक्टिंग स्फीयर या फिर स्फेरिकल शेल, शेल में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, तो शेल की जो रेडियस है वो स्मॉल r है। ठीक है, और उस रेडियस की वजह से, उस शेल की वजह से जो चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी शेल के अंदर। ठीक, लेकिन शेल की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, शेल की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी? वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ई आउटसाइड जो है, ई आउटसाइड वो क्या आ रहा था डियर स्टूडेंट? जरा पीछे की स्लाइड में जाके चेक कीजिए, वो आ रहा था के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। मीन जैसे जैसे एक्स बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपोनेंशियली कम होती जाएगी, एक्स स्क्वायर टाइम्स कम होती चली जाएगी। मीन्स आप जानते हो एक्स स्क्वायर का ग्राफ यूं होता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी एक्स स्क्वायर के टर्म में। ठीक है, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स इक्वल टू आर पे तो के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगी, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होते चली जाएगी, डिक्रीज होते चली जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो को टेंड करेगी। मीन्स एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भाई जो एक शेल है, जो शेल है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर, एक शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भाई अंदर तो कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो हियर, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहाँ है, और यहाँ पे x इक्वल टू आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहती है। मतलब उसके शेल की सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, सरफेस पे एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, और फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। क्लियर? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। क्लियर भाई? पहले हमने शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर हमने उसकी सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर हमने उसके सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके बेसिस पे एक ग्राफ बना दिया। भाई सेंटर से डिस्टेंस जब r से कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी, मतलब हम इनसाइड द शेल हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही सरफेस के बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये बात हो गई शेल की। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं कि सॉलिड इंसुलेटेड शेल की, इंसुलेटेड स्फीयर की बात करेंगे, सॉलिड इंसुलेटेड स्फीयर की। उसके लिए चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पे।